तो मुजफ्फर भाई के साथ अभी एक बहुत ट्रेजेडी हुई है। उनके साथ बहुत समझ लीजिए कि बहुत अभी गम में है वो। उनसे ही जानेंगे कि वो गम क्यों है, और जो भी उन्होंने बातें बताई मुझे ऑफ द कैमरा, मुझे लगता है कि ये बातें ऑन द कैमरा भी जानी चाहिए ताकि इसमें कुछ बेहतरी लाई जा सके। तो मुजफ्फर भाई, आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया, और आपके तमाम देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से जो है सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। ऑलवेज अ प्लेजर सर। तो बताएं क्या हुआ था आपके साथ। जी मेरी फैमिली में एक मेरा भांजा है, उसका बेटा पैदा हुआ। वो प्री मैच्योर था, हालांकि उसके 32 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे उसकी मिसेस के ना, जो प्रेगनेंसी के। तो ये ऑलमोस्ट आपको पता है कि वो टाइम से शायद मेरे ख्याल 2-4 हफ्ते ही पीछे थे, इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं था। तो जब बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसके बाद में जिस हॉस्पिटल के अंदर हुई, तो उससे मैंने पूछा कि इसके, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, इसके अभी लंग्स वगैरह सही नहीं बने, तो कोई आपके पास वेंटिलेटर या इंक्यूबेटर या कोई इस तरह का है? तो उन्होंने बोला कि इसको सिर्फ हम ऑक्सीजन लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऑक्सीजन में रखने के बावजूद उसकी हालत बेहतर नहीं हुई। तो उन्होंने फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्रेडिट लेती है कि जी वो एशिया का शायद कह रहे हैं जी कि बहुत बड़ा दूसरे या तीसरे नंबर पर हॉस्पिटल आता है, आप वहाँ पर इसको ले जाएं। तो हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर भी उन्होंने सेम वही ऑक्सीजन के अंदर ही रखा। तो उसके बाद में जब हमने पूछा कि आपके पास कोई इसके, क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे, तो आप इसके लिए कोई वेंटिलेटर या इंक्यूबेटर का अरेंजमेंट है आपके पास, इतना बड़ा हॉस्पिटल है? तो उन्होंने बोला जी हमारे पास 5 जो है वेंटिलेटर हैं और 4 जो इस वक्त वर्किंग के अंदर हैं, और चारों के ऊपर बच्चे मौजूद हैं और एक खराब हुआ है। तो आप ऐसे करें कि आप, अगर आपको तसल्ली नहीं हमारे पास क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, तो आप पता कर लें कि किसी और जगह पर अगर आपको वेंटिलेटर अवेल होता है तो बच्चे को वहाँ पर शिफ्ट कर लें। तो फिर फैसलाबाद के जितने बड़े हॉस्पिटल्स थे उन सबको हमने कॉल की, वहाँ पर अपने जो थे अजीज़ उनको भेजा भी। तो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 12 से 13 टोटल, इतना बड़ा पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और 12 से 13 वेंटिलेटर थे, और सब के सब जो बुक हैं। और उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं कि जिसके किसी के अंदर 1 या 2 है, किसी के अंदर ऐसे ही। तो बड़े बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल थे, एक अलाइड हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसके अंदर भी 3 थे, और दूसरा सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी 3-4 थे, एक हलाल अहमर है उसके अंदर भी 3। तो इस तरीके से यानी कि 12-13 के करीब टोटल वेंटिलेटर थे। और लेकिन एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उससे पूछा, वो कह रहे जी हम रखेंगे लेकिन अभी हमारे पास जगह नहीं, अगर जगह हुई तो आपको बताएं कि 1 लाख रुपया 24 घंटे की उसकी फीस होगी। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक आम जो गरीब बंदा है जिसका बच्चा बीमार है, वो किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अफोर्ड करेगा कि ऑक्सीजन लगाने का वो 70,000 रुपये डेली मांग रहे हैं, और वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने का 1 लाख रुपये डेली मांग रहे हैं। और मेरे सामने मैं 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहा हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, हर को 5-7 मिनट बाद एक बच्चे की वहाँ पर डेथ हो रही, हर 5-7 मिनट। और अंदर जो नर्सरी की जो हालत मैं देख कर आया हूँ, आप यकीन माने मुझसे वहाँ पर नर्सरी के अंदर नहीं खड़े रहा गया कि वो बच्चों की जो हालत थी कि कोई केयर नहीं, डॉक्टर मोबाइल लेके बैठी हुई है, और दूसरी जो नर्स है वो भी इसी तरीके से, कोई केयर नहीं पूरी की पूरी नर्सरी के अंदर, और बच्चे मर रहे हैं। बाहर जो उनकी फैमिलीज बैठी हैं वो चीखो पुकार कर रही हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो है वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनका उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा सारा। लेकिन वो जब भी कोई इस तरह की कंप्लेन करता है, सिक्योरिटी वालों को इकट्ठा करते हैं और उनको धक्के मारकर वहाँ हॉस्पिटल को बचा देकर उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये मेरी आंखों देखा ये वाकया है कि वहाँ पर ये सलूक हो रहा है उनके बच्चों के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ, और कोई सुनवाई नहीं है। कि हम कहते हैं ना कि जी ये पंजाब के अंदर जी बहुत बड़ी अच्छी गवर्नेंस है, यहाँ पर मरीम नवाज़ आ गई है और मरीम नवाज़ ने बड़ा ये कंट्रोल किया हुआ है, पर जालिम इंसान है ये। जितने डॉक्टर हैं वहाँ पर, मैं उनको यही बोलूँगा कि वो जालिम है,
वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कोई उनको एहसास नहीं है कि किसी की जान जा रही है या उसको किस तरीके से उसकी जान को बचाया जा सकता है या क्या इस तरह के इकदाम करें। आपके पास वेंटिलेटर नहीं तो आप गवर्नमेंट को बोलें। आप अरशद नदीम जिसने एक नेजा फेंका उसको करोड़ों रुपए आपने दे दिया, उसको 40-50 करोड़ रुपए दे दिया। तो आप जो बच्चे डेली बेसिस पे बच्चे मर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वेंटिलेटर वहां पर रखें या डॉक्टर अच्छे वहां पर हायर करें कि जो उनकी जिंदगियां तो कम से कम बचें। कि एक माँ जो 8-9 माह अपने पेट के अंदर बच्चा रखती है, कितनी करब और तकलीफ वाली बात है कि वो बच्चा जब वहां पर जाता है और उसको कोई उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई उसका ख्याल नहीं रखा जाता और वापस थोड़ी देर बाद वो एक लाश उठाकर आपकी हवाले कर देते हैं कि जी आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ पर इंसानियत को, मैंने डॉक्टरों की जो बेहिसी देखी है, मैं देख रहा हूँ कि इंसानियत वहाँ पर मर चुकी है कि उनको ज़रा एहसास नहीं है कि ये इस तरीके से जो है वो कुछ ख्याल किया जाए, लोगों की जानों को बचाया जाए, लोगों की बच्चों की जो है वो उनकी जानों के साथ वो जो खिलवाड़ हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए। बहुत मुझे मायूसी हुई, यकीन माने मुझे बहुत मायूसी हुई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी एक बेटी थी ज़ैनब उसका नाम था, आज से कोई 8-10 साल पहले उसका इंतकाल हुआ। तो उस वक्त भी मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ था कि वो उसके हार्ट का इशू था। एक तो इलाज नहीं था पाकिस्तान के अंदर, जो उसका इलाज नहीं हो सका, और जिस भी हॉस्पिटल हम लेके जाते थे वहाँ पर एक एक बेड के ऊपर 3-3 4-4 बच्चे बैठे हैं। और हम जब तबीयत ख़राब होती थी, उसकी ज़्यादा होती थी, तो डॉक्टर की मिन्नतें मैं खुद करता था कि खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लें, कम अज़ कम वो आप बचा नहीं सकते उसको तकलीफ से तो बचा लें। तो वो मैं अब डॉक्टर साहब मुझे यकीन माने डॉक्टर लफ़ज़ से जो है ना, पाकिस्तानी डॉक्टर लफ़ज़ से मुझे चिढ़ हो गई कि ये इतने ज़ालिम और इतने बेरहम हैं कि इनके लिए किसी इंसान की जो जान है इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बिल्कुल मैं मायूस हो चुका हूँ इनसे सबसे। नहीं, ये बहुत दुख की बात है। वही मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान बन तो गया, पर उसकी जो कीमत पाकिस्तानियों ने चुकाई है वो बहुत महंगी है। हमारे यहाँ पे आप यकीन माने, ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, इंडिया में भी बहुत से लोग हुए होंगे जिनका कि हॉस्पिटल्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप ठीक होंगे या तो आप ठीक नहीं होंगे। आप मतलब हम, मैं, आप, कोई भी हो सकता है। तो ये चलता है, लेकिन ये है कि सुख सुविधाएं तो होनी चाहिए हॉस्पिटल में, बेसिक एमिनिटीज़ तो होनी चाहिए। अभी एक अंग्रेज लड़की थी मुजफ्फर जी, वो यहाँ इंडिया आई थी और उसका बॉयफ्रेंड कुछ दिन के लिए बीमार हो गया। फिर उसने जो है यहाँ पे वो करवाया, उसका पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाया और भी कई चीज़ें करवाई। उसने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बना के उसने यूट्यूब पे डाला। उसने कहा मैं हैरान हूँ कि जो चीज़ मुझे यूएस में $1000 कॉस्ट करती, वो मुझे इंडिया में $10 $15 में हो रही है। बोले कि मेरे मुंह में शब्द नहीं है इस चीज को बयान करने के लिए जितना आगे भारत निकल गया है। और ये देखिए मुजफ्फर भाई, जो लोग साजिशें रचते हैं ना, जिन्होंने भारत को स्नेक चार्मर्स और ये मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज भारत की आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की जो 78वीं वर्षगांठ चल रही है, उसके अवसर पे चर्चिल ने कहा था इस देश के लिए कि एक ऐसा समय आएगा कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये देश कुत्तों और कमज़ोर गुंडों के हाथ में चला जाएगा। तो आज ये हालत यूके में हो रहा है। यूके में जल रहा है यूके इस समय। ऋषि सुनक के आने के पहले एक एक साल में 3-3 4-4 प्रधानमंत्री बदले गए। तो पॉइंट ये है कि जब दुनिया बड़ी बड़ी बातें बोलती है ना, तो वो ये भूल जाती है कि भारत विश्व गुरु रहा है। तुमने भारत को एक स्नेक चार्मर और पता नहीं क्या क्या के रूप में फेमस कर दिया, मगर सच्चाई से तुम दुनिया को नहीं दूर रख सकते। भारत को सच्चाई से दूर नहीं रखा जा सकता। भारत सबके सीने पे मूंग दलता हुआ आगे जाएगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये सदी देखिए, चाइना का भी डेवलपमेंट हो रहा है मुजफ्फर भाई। चाइना इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट कोई ये नहीं कहता कि ये सदी चाइना की सदी होगी। सब ये कहते हैं कि ये सदी भारत की सदी है।
तो भारत की सदी कैसे होगी? वो इसी तरीके से होगी कि हर हॉस्पिटल्स में आप जाएं, साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे इलाज हो रहे। मेरी एक दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं शिलोंग से, मेरे बहुत 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 अच्छी, मेरे जिंदगी में बहुत कम दोस्त आए, उनमें से एक वो थी। तो उनके उनकी बेटी का लिवर खराब होता, बच्ची का, जो उसको कुंजनाइटल डिजीज था, मतलब बचपन से ही उसके लिवर का प्रॉब्लम था, उसके लिवर में स्टार्च टिकता नहीं था, तो उसका ग्रोथ भी नहीं होता। तो एक समय के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची का तो लिवर अब बचेगा नहीं, बच्ची की लाइफ को भी डेंजर है, एक ही तरीका है कि लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ इंडिया में गई, अपना लिवर दिया उन्होंने, लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ, नॉमिनल रेट पे हुआ, और आज दोनों माँ बेटे खुश हैं, माँ बिटिया खुश है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो आज भारत में जैसे भारत के जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं मंत्री लोग हैं, अब वो अपना इलाज यही कराते हैं। मेरी माता जी का देहांत हुआ, बहुत मुझे वो उस पीड़ा ने मुझे बहुत तोड़ा, लेकिन जब मैं अपनी माता जी को इलाज के लिए ले गया था वेदांता में, मैंने देखा कितने अरबी सीरियन वहां पे आए हुए थे, और जो सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी माता जी के इलाज से संतुष्ट था। ठीक है, रहना नहीं रहना तो अल्टीमेटली देखिए ईश्वर के हाथ में, तो लेकिन मैं उस इलाज से संतुष्ट था, जिस तरीके की मैंने अत्याधुनिक अत्याधुनिक सुविधाएं देखी। मैं बताऊं मुजफ्फर भाई, मैं तो जर्मनी में भी रहा हूँ। जर्मनी में, यूरोप में, यहाँ पे क्या है ना कि पब्लिक हेल्थ जो है वो कंपलसरी है, आपको ना एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, पब्लिक हेल्थ का जी इंश्योरेंस। जी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि यदि आपको कोई इमरजेंसी बीमारी नहीं है जिसके के लिए वो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तो आपको कोई नॉर्मल बीमारी है तो उसमें 6-6 महीने का वो लग रहा है। अच्छा। 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड है। आपके आज सर में दर्द है, बोलेगा अच्छा 6 महीने बाद आओ, तो साला फायदा क्या, 6 महीने बाद हम जाएंगे तो ट्यूमर भी सड़गल के खत्म हो जाएगा खुद से। ये हालत है। मैंने वहां पे प्राइवेट इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो मैंने एक बार ना, मुझे क्या हुआ था कि मेरे कान में ना वो हो गया था इन्फेक्शन जी। बहुत बुरा। तो मैं जर्मनी के एक डॉक्टर, मेरे घर के पास एक डॉक्टर थी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है मुझे आपको दिखाना है। वो अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, मगर अगर आपको अर्जेंट आना है तो आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, बिना उसके हम देखेंगे। और किस्मत से मेरे पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस था। तो पॉइंट मेरे कहने का ये मतलब है ना कि ये जो गोरे हैं, वेस्ट हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। हमें चूंकि 140 करोड़ लोगों का पेट पालना पड़ता है, इसलिए मुजफ्फर भाई हमारी सुविधाएं वो हो नहीं पाती जो हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत सा पैसा अपनी पुअर जनता के ऊपर भी लगाना पड़ता है। तो और डॉक्टर अगर साहब, यही जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं यहाँ पर? देखिए, दो तरीके के हॉस्पिटल है इंडिया में, सरकारी और प्राइवेट। तो हर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। अच्छा। हर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, छिप छुपा के, कम कुमा के, अपने घर में ऐसे वैसे करता है। लेकिन हाँ, सरकारी डॉक्टर आपको अवेलेबल होता है, जब उसकी सरकारी ड्यूटी का टाइम होता है वहाँ वो फुल अवेलेबल होगा, उसमें वो कोई डंडी नहीं मारेगा। आपका ऑपरेशन भी मुफ्त में होगा, आपका ऑपरेशन भी सस्ते दिमाग में अच्छा होगा, उसमें भी कोई वो डंडी नहीं मारेगा। लेकिन आप ये कहिए कि वो कहीं बाहर प्रैक्टिस नहीं करता, बिल्कुल करता है। वो जाके पैसे बढ़ाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। तो बॉटम तो लाइन ये कि यहाँ पर तो डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि आपको जो डॉक्टर का जो असिस्टेंट होता है ना, जो अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जब जॉब कर रहा होता है तो वो आपको बताता है कि जी आपने अगर अपने मरीज का सही तरीके से इलाज करवाना है तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फलां जो रोड है वहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक है, आप अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाएं या आपका जो भी मरीज है आप उसको उस जगह पर ले जाएं। तो ये यहाँ पर ये काम होता है कि वो सही तरीके से केयर नहीं करते सरकारी अस्पतालों में, और वहाँ से उसको बताया जाता है कि डॉक्टर साहब जो है वो फलां क्लिनिक है वहाँ पर इनका, तो आप अपने पेशेंट को शाम को इतने बजे वहाँ पर ले जाएं, तो वहाँ पर आपके पेशेंट की सही तरीके से केयर भी होगी और ख्याल भी रखा जाएगा। तो ये काम होता है यहाँ पे। यहाँ भी पहले ये होता था, पर अब नहीं होता,
क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है और आपको सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे इलाज मिलेंगे, गरीब लोगों का अच्छा इलाज मिलता है। सबको सेटिस्फाइड तो नहीं किया जा सकता, सरकारी सिस्टम की एक लिमिटेशन रहती है, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, डॉक्टर्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं इतना ज़्यादा। अभी देखिए आज जो इंडिया में चल रहा है वो सरकारी आरजी कार हॉस्पिटल जो था वहाँ पे कलकत्ता में जो घटना हुई है, आपको तो पता ही होगा। तो वो घटनाएं भी होती हैं, तो डॉक्टरों के ऊपर असॉल्ट भी होते हैं, मारे पीटे भी जाते हैं, तो ये तो हर समाज में होता है देखिए। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि भारत का जो सरकारी हॉस्पिटल है वो ठीक है, उसमें उतनी बुराई नहीं है। वो ये जो बात है कि आपको यहाँ का डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अगर तुम्हें अच्छी सर्विस चाहिए तो तुम बाहर मिलो, वो आपको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर पूरी अच्छी सर्विस देगा, लेकिन हाँ वो बाहर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कर रहा होगा कंसल्टेशन के बारे, संडे सप्ताह में 1-2 दिन बाहर कहीं चला जाएगा ये करने वो करने, क्योंकि उससे पैसे भी मिलते हैं ना, तो इसलिए वो लोग करते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वाकया हुआ है कोलकाता के अंदर, ये जो एक जो जूनियर डॉक्टर के साथ उसको ज्यादती करके उसको मारा गया है, ये हम पाकिस्तान में तो इस तरह के वाकया सुनते थे, भारत के अंदर भी हो रहे हैं, और ये क्या, इसके पीछे क्या देखिए कारण? मुजफ्फर भाई, भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, सिवाय इसके कि आपके अंदर एक एडेड बीमारी है, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है ना। वरना जो भारत में होता है, जो पाकिस्तान में होता है, वही हमारे यहाँ भी होता है। दरिंदे और इस तरीके के लोग कहीं भी रहते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो उस बिटिया के साथ हुआ। जितनी भत्सना की जाए कम है। और यहाँ पे राजनीति जो हुई है, उस राजनीति से मैं बड़ा व्याकुल हूँ कि वो लोग जो जैसे भारत में कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने कहा था बांग्लादेश इंडिया से भी ज्यादा सुखी है, और पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन मिलती है। इस तरीके की जो बातें करते थे, उन लोगों के मुंह पे तो ये एक जोरदार तमाचा है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स में न जाऊं तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, इस तरीके की दरिंदगी भारत में टाइम एंड अगेन होती रह रही है। ये क्यों हो रही है? कौन लोग हैं ये दरिंदे, ये लोग जिनको मानव तो नहीं कहा जा सकता, वो किसी भी दृष्टि से मानवीय मूल्यों से तो नहीं चलते हैं। क्योंकि अगर कोई मानव होगा तो उसको ये ध्यान होगा कि आज तुम्हारी भी बेटी जाएगी हॉस्पिटल में, आज किसी और की बेटी को तुम छेड़ दो तो कल को तुम्हारी, ये तो कर्म है, वो तो आएगा ही। तो अनलेस अनटिल की कोई आदमी आपने एक वाकया सुना था पाकिस्तान में, मोटरवे पे रात को गाड़ी में एक औरत जा रही थी, उसको रोका, रास्ते में रोका गया, और रोड के ऊपर ही एक साइड पे उसका ना उससे रेप किया गया। तो बाद में पुलिस ने जब इंक्वायरी उससे की तो उल्टा कसूर उसका निकाला कि रात को तुम अकेली इतने बजे वहां से क्यों जा रही थी। तो पाकिस्तान में तो इस तरह होता है कि आपने बजाय पकड़ने के जिन्होंने उसको पकड़ा, उसके साथ ज्यादती की, रेप किया, उसको पकड़े, उनको कसूरवार ठहराए। यहाँ पर तो कसूरवार उस महिला को ठहराया गया कि जो रात को ट्रेवल कर रही थी गाड़ी में। इमरजेंसी भी हो सकती है, अपनी जरूरत के तहत बंदा घर से बाहर जा भी सकता है, तो उन दरिंदों को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते यहाँ पर कि जी वो उसका कसूर है, उसने ज्यादती की है। आज पाकिस्तान के अंदर मैंने वीडियोस देखी कि कराची के अंदर भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जो वहां पर महिला एक घर से बाहर जा रही है अपनी जरूरत के लिए कोई चीज लेने, तो उसको रास्ते में से उसके रोका जाता है और उसको हरासा किया जाता है। तो ये इस तरह के वाकयात तो मामूल का यहाँ पर हमारे हैं पाकिस्तान में, कि उनको रास्ते में रोक कर उनके साथ छेड़खानी की जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं गोवा में रहता हूँ, और यहाँ पे तो आपको पेट्रोल पंप पे सिर्फ लड़कियां ही दिखती हैं। दारू की बोतल, दारू के उसमें जो है, मतलब जो जिनको यहाँ पे लैटर्न कहते हैं, आपको उसमें लड़कियां दिख जाएंगी। रात को देर रात तक वो सर्व कर रही होंगी, कोई उनको छूने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। तो कल्चर का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे महिलाओं को कोई छूता भी नहीं है, वो दारू आपको सर्व भी करिए। लोग यहाँ पे भी शराब पीते हैं, लेकिन कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं करेंगे कभी। तो इसलिए देखिए, समाज में आप महिलाओं को कैसे ले रहे हो, ये बहुत फर्क पड़ता है। आप महिलाओं को क्या रूप दे रहे हो, आप महिलाओं को क्या, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो महिलाओं के बारे में, क्या आप उन्हें अपने बराबर मान रहे हो, आप उनका क्या रोल दे रहे हो, उनको समाज में वो पहचान दे रहे हो। अब देखिए मुजफ्फर भाई, पाकिस्तान चलना तो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, और विडंबना देखिए, मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर है,
मैंने इस्लाम की थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा तो ली है, तो मैं ये जानता हूं कि आप अगर किसी फीमेल हेड ऑफ स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो अच्छी चीज नहीं है, यह असंभव है। और यही अखंड भारत है। इन मूर्खों को दिखता नहीं, जिस दिन आपने बेनजीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अखंड भारत बन गया था, वही उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था आपने, वरना आज तक क्या और कौन सा अरब स्टेट है जिनकी हेड ऑफ स्टेट जरा किसी मुस्लिम लड़की को बनवा के दिखा दीजिए तो। दिन रात अखंड भारत के उसमें रहते हैं, मगर मानना नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं यूएई की हेड ऑफ स्टेट कोई महिला हो जाएगी? सऊदी अरेबिया की हेड ऑफ स्टेट महिला हो जाएगी? ईरान की हेड ऑफ स्टेट महिला हो जाएगी? इराक की हेड ऑफ स्टेट महिला हो जाएगी? आपके यहां बेनजीर भुट्टो कैसे बन गई? अखंड भारत है ये, अखंड भारत डीएनए में है, अखंड भारत दिखता नहीं है खाली। पाकिस्तान वो भागा देश है कि दिन रात इंडियन लाइफस्टाइल जीता है, मगर कहता है जी अच्छी तो अरबी हांगे। अगर मरियम नवाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बनने पे पाकिस्तान में आगजनी नहीं हुई तो अखंड भारत अभी भी बचा है, इतना बर्बाद करने के बाद। ये लोग मतलब मैं तो आपको तल ठोक के कहता हूं, कोई भी इस्लामिक जानकार मुझे कह दे कि किसी भी इस्लामिक देश की क्या अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी तरीके के पॉलिटिकल पावर पे कोई महिला जा सकती है? नहीं जा सकती, मुझे पता है ये बात। लेकिन आपके यहाँ इस्लामिक शरिया काउंसिल भी है, इस्लामी नजरिया भी है, नजरिया पाकिस्तान भी है, नजरिया इस्लामियात भी है, सब कुछ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? मरियम नवाज शरीफ जी। लो जी, अस्तगफिरुल्लाह हो गया। और ये कहेंगे कि जी हमें उनके जैसा नहीं बनना, हमने तो उनसे पल्ला जुड़ा दिया। अरे हमसे पल्ला नहीं छुड़ा पा रहे हो तुम, अपने डीएनओ से पल्ला नहीं छुड़ा पाते, उन हवाओं से पल्ला नहीं छुड़ा पाते जो हवाएं निकल के गंगा की मिट्टी से जाएंगी, यमुना की मिट्टी से जाएंगी। वो टिग्रिस की हवाएं नहीं मिलेंगी तुमको। तुमको सिंधु का ही रिवर मिलेगा, सिंधु की ही नदी का हवा मिलेगा। उसकी हवा में जो ठंडक होगी वो सिंध नदी की होगी, टिग्रिस की नहीं होगी। तो अब बताइए मुजफ्फर भाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हेड ऑफ स्टेट तालिबान बनाएगा किसी महिला को? जरा पूछिए। नहीं, कभी भी नहीं। वो तो यूनिवर्सिटी नहीं जाने देते, उन्होंने हेड ऑफ स्टेट क्या बनाना है। और बताइए। और ये कह रहे कि हम हम अखंड भारत नहीं मानते। यार हद हो गई। ये हमारे यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे जैसे, जो कहते हैं कि हम वेजिटेरियन है मगर चिकन का शोरबा खा लेंगे। ये हालत पाकिस्तान का है। मैं वेजिटेरियन हूं मगर मैं अपने दोस्तों के साथ खाने जाता था, उनके चिकन का जो करी होता था वो लेके मैं खा जाता था चावल के साथ, मगर चिकन नहीं खाता था मैं। आप समझ रहे हैं? यही पाकिस्तानी का हाल है। कल पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी का इजलास हो रहा था जो पार्लियामेंटेरियन की बनी थी। उसके अंदर एक इकबाल अफरीदी नामी है, पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के। आपको पता खैबर पख्तूनख्वा के जो माइंडसेट है वो टीडीपी जैसा ही है उनका। तो उन्होंने के इलेक्ट्रिक ये हो रही थी कि जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं या एनर्जी क्राइसिस जो है पाकिस्तान को, उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो बजाय उनका फोकस हो, ये चेयरमैन साहब थे इकबाल जो हैं अफरीदी, कि ये बताएं कि जी हम लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाना है, हमने लोगों को बिजली कम रेट पे कैसे देनी है। तो उन्होंने क्या पॉइंट उठाया कि जी ये जो के इलेक्ट्रिक की तरफ से उनकी जो नुमाइंदा आई हैं, उनके कपड़े जो है वो ठीक नहीं है। वो कपड़े जो हैं वो उनको इस तरह के कपड़े पहन के इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए था। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग है, वो कहाँ तक की है। तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि पाकिस्तानी कितना सोच सकते हैं या क्या कर सकते हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि लोग जो यहाँ पर खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, ज़्यादा बिल आने की वजह से। उनको ये फिक्र थी कि ये जो महिला आई हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से, उसके कपड़े ठीक नहीं है, उसने दुपट्टा ठीक से नहीं लिया हुआ। तो ये अंदाज़ा लगा लें उससे हम कहाँ पर जा रहे हैं। जा तो कहीं नहीं रहे,
शौक वो बस सफर में है मगर मंजिल नहीं मिल रही वाली हिसाब किताब है, समझ रहे ना आप मुजफ्फर भाई। तो वो तो जी अब आप कहाँ जा रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता। यही कहा जा सकता है कि जा तो रहे हैं पर कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये ऐसा सफर हो रहा है। खैर अब आप क्या, तो ये भी आ गया कि अब ट्रेड नहीं करेंगे आप लोग पर इंडिया से, तो इंडिया को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी। अगर आप इंडिया 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 देखें, इंडिया को जरूरत ही नहीं पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की। हमारी जीडीपी कितनी है? 300 350 जो है बिलियन डॉलर है। आपकी कितनी है? आपकी आपकी मेरे ख्याल 5 ट्रिलियन डॉलर है। तो फर्क देखे ना कि कहाँ पर आप हैं और कहाँ पर हम हैं। आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आपके साथ ट्रेड करे या ना करे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अगर आपसे ट्रेड नहीं करते तो हमें फर्क पड़ रहा है। हम आपसे जो मेडिसिन नहीं ले रहे, हमें फर्क पड़ रहा है। मैं जो टैबलेट जो ब्लड प्रेशर की जो मैं खाता था पहले 2 रुपए की आती थी, अब वो 20 रुपए की आती है। मुझे फर्क पड़ गया, पाकिस्तानी लोगों को फर्क पड़ गया। जो यहाँ पर लहसुन जो है इस वक्त 800 रुपये अगर किलो है, तो अगर हम आपसे ले लेते प्याज जो यहाँ पर 300 रुपये किलो है, वो अगर आपकी तरफ से आ जाता तो हमें फर्क पड़ जाता। तो इन हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये इंडिया के साथ ट्रेड होती है नहीं होती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा यहाँ पर एक जो गरीब बंदा है पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। वो उस चीज का खुमियाजा भी भुगत रहा है, वो नुकसान भी उठा रहा है। ये करे ना करे इनको क्या फर्क पड़ना है? इनकी तो जायदादें मुल्क से बाहर हैं, इनका तो बिजनेस वैसे का वैसा चल रहा है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि मैं अगर आपके साथ ट्रेड होती है तो मुझे बहुत बेनिफिट है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो एक जमाना ऐसा था कि हमारा पूरा का पूरा जितना हम पूरे साल में माल बनाते थे डॉक्टर साहब, वो एक हफ्ते के अंदर सारे इंडियन उठा के ले जाते थे। ये मैं आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर की बात करता हूँ कि हम फैसलाबाद के अंदर पूरा साल माल बनाते थे और माल बना के ले जाते थे। वहां पर आते थे इंडियन आते थे और ऐसे वो एक ही झटके में सारा माल उठाकर वो ले जाते थे। तो हमें तो इस तरह का काम चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री भी चले, हमारे लोग भी खुशहाल हों, हमारी जो है वो इंपोर्ट भी। रॉ मटेरियल देखिए, आप चाइना से सारा रॉ मटेरियल आ रहा है और महंगा आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी फैसलाबाद के अंदर जो 90-95% जो टेक्सटाइल यूनिट है वो बंद हो गए, क्योंकि बिजली महंगी, रॉ मटेरियल महंगा और ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जब ऑर्डर हम लेते हैं एक्सपोर्ट के, तो वो हमारे रेट ही नहीं उनसे बनते। तो ये वजह है कि यूनिट बंद हो गए सारे। अगर हमारे रॉ मटेरियल्स चाइना की बजाय इंडिया आ जाए और हमें बिजली थोड़ी सी सस्ती मिल जाए। बिजली देखें, इंडिया अपने हमसाय ममालिक को बिजली सस्ती दे रहा है, तो अगर इंडिया से बिजली सस्ती हमें मिल जाती तो और हमें क्या चाहिए? तो ये अगर एक आम, मैं इकोनॉमी का कोई बड़ा कोई तज्जिया निगार नहीं हूँ, अगर मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है, पाकिस्तानी अवाम को हो सकता है, तो ये जो करता धरता हमारे बैठे हैं उनको नहीं पता। उनको भी पता है कि अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होंगे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को है, पाकिस्तानी अवाम को है। लेकिन वो नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं देना चाहते, पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा नहीं देना चाहते। उनको अपने उनका घर भरा पड़ा डॉलरों के साथ, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तानी अवाम की, ना पाकिस्तान की। जिस दिन पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल वक्त आएगा, तो ये सबसे पहले जहाज में बैठेंगे और उड़ के बाहर चले जाएंगे। कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा। तो मरना, हमारा जीना मरना तो इसी पाकिस्तान के साथ है, इसी पाकिस्तान के अंदर ही हमने रहना है, यहाँ पर ही हमने हमारे बच्चे रहने हैं। इनका तो ना बच्चा इधर रहेगा ना ये खुद रहेंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इनको फिक्र ही नहीं है पाकिस्तान की, कि ये पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है या कैसे इनको आगे लेकर जाना। ये तो अपने ये समझे कि खजाने लूट रहे हैं, माल लूट रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं। और जिस दिन कोई बुरा वक्त आएगा तो ये भाग जाएंगे यहाँ से सारे के सारे। हमें तो ये कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, ना अपना नजर आ रहा है ना पाकिस्तान का नजर आ रहा है। तो ये इनके लिए ट्रेड कोई मैंने नहीं रखती इंडिया के लिए, इंडिया के साथ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुजफ्फर भाई, अभी बिजली के हालात क्या चल रहे हैं? कितने का बिल आ रहा है?
क्या रेट, मतलब आपका बिल कितना आ रहा है आजकल? मेरा इस माह 40,000 रुपये बिल आया भाई। ओए भाई, पिछले माह 35,000 आया था, इस दफा जो है वो कुछ रेट और 40,000 बढ़ाई। बिल आता है? जी 40,000 रुपये बिल आया। बाप रे बाप, 40,000 यानी इंडिया का हो गया 10 12 या 36, यानी 12 12.5 13 14,000 रुपये करीब करीब आ रहा है आपका महीने का। जी तकरीबन इंडियन अब रुपीस में। 12,500 है। बाप रे बाप, कितनी इनकम होगी। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का रेट है? ये जो मतलब ये तो हमारे यहाँ क्या है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्री की जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अलग अलग है, तो आप तो जो बता रहे होंगे वो डोमेस्टिक का ही बता रहे होंगे। जी जी डोमेस्टिक का बता रहा हूँ, अभी कमर्शियल तो इससे भी ज्यादा है। वो कितना है? वो ये समझ लें कि अगर ये 70 रुपए या 80 रुपए यूनिट है तो वो 100 से ऊपर है। अरे बाप रे, अद्भुत। अभी कल रिलीफ का ऐलान किया है हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उन्होंने बोला है कि जिनके जो यूनिट 500 से कम है वो 2 माह के लिए उनका जो रेट है वो 14 रुपए पर यूनिट कम होगा। अब देखें क्या बनता है उसका। चलिए खैर, हम लोग तो यही कर सकते हैं कि सब अच्छा ही बने और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो। फिलहाल तो आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि, हालांकि उम्मीद नहीं करनी, मुझे पता है वो होना ही है। जब जूस सेक्युलर हो गए तो आप भी सेक्युलर ही होंगे। कितना टाइम लेंगे, बस इतना वेट करने की बात है। और जितनी जल्दी से जल्दी होगा, नुकसान कम होगा, लोगों के उतने सुख ज़्यादा मिलेगा, उनको उनको सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। यही हमारी वो है दुआ है। और आपके इस गम में, आपके इस दुख में हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। और ईश्वर आपको इस टफ घड़ी में ताकत दे। लॉस बहुत ही, कोई भी लॉस हो मानवीय जीवन का, बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही भयानक होता है। इसी के साथ आपने हमारे कार्यक्रम में आने के लिए समय निकाला, मुजफ्फर भाई, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी किसी कार्यक्रम में, और आपकी साथ फिर गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें, क्योंकि बैटल ऑफ नैरेटिव रुकना नहीं चाहिए। सब अपने अपने तरीके के योद्धा हैं, कोई अस्त्र अलग अलग हैं, सबका मंजिल एक है, भारतीयता, भारत की बात, प्रेम, सद्भावना, कोएग्जिस्टेंस। क्योंकि भारत ही है जो दुनिया को साथ लेके चल सकता है, हम ही है जो सबका सम्मान करते हैं। तो तरीके अलग हो सकते हैं, उनको आपको पहचानना पड़ेगा, मगर काम हम सब एक ही कर रहे हैं। मुजफ्फर भाई हो, हम हो, और हमारा काम है प्यार को बढ़ाना, विचार को बढ़ाना, समझदारी को आगे बढ़ाना, जीवन के प्रति विमर्श को, जीवन के प्रति लगाव को आगे बढ़ाना। और जो मिसकम्युनिकेशन हम लोग के बीच में फैलाया गया है, और मैं जब अब हम लोग के बीच कहता हूँ, मैं सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत या पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं भारत के मुसलमानों को भी जोड़ता हूँ। हमारी जो प्रोग्राम है वो भारत के मुसलमान भी सुनते हैं, क्योंकि मुजफ्फर भाई एक मुसलमान का पक्ष लेते हैं, मुसलमान का पक्ष रखते हैं, मुसलमान के तरीके से बात करते हैं। तो ये भारत के मुसलमानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम बन जाता है। मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। सभी दर्शकों से निवेदन है, मुजफ्फर भाई को भी सपोर्ट करें, उनका चैनल परफेक्ट रिएक्शन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और 1 मिलियन पे जल्दी पहुंचाएं उनको, सॉरी 100,000, 1 लाख पे जल्दी पहुंचाएं उनको। ऑलमोस्ट 80,000 पे है या 90,000 पे है वो, और आपकी सहयोग की आवश्यकता होगी। मुझे तो आप फिलहाल डिमोनेटाइजेशन ही करवा दें, हटाएं, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो 1000 जो सब्सक्राइबर है मुझे चाहिए होंगे अभी, और 4000 घंटे चाहिए, अभी मुश्किल से 600 घंटे हुए हैं। तो आपसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को
आगे बढ़ाएं, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और 4000 घंटे पूरे हों। मैं चाहता तो पीछे हट सकता था, लेकिन बात है कि हारना तो नहीं है, हमें बहुत सारे रोड़े अब अटकाए जाएंगे, उन रोड़ों से हमें लड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप अपना प्यार बनाए रखिए मुजफ्फर भाई के ऊपर, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद। जनता का, हम लोग जो डेमोक्रेसी में मानते हैं कि जनता का जो आवाज़ है, जनता का जो अलख है, वही भगवान की अलख है, वही ईश्वर की आवाज़ है। तो जनता का प्यार हमारे लिए सबसे वो बड़ा है। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम दोनों भाई का सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।